हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की क्लास है इसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर अगर आप पढ़ोगे तो आपको जगह जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जगह कॉम्प्लेक्सेस शब्द भी देखने को मिलेगा। राइट, तो व्हाट डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? उसको समझने के लिए ना पहले ये समझते हैं कि दुनिया में तीन तरीके की चीजें होती है: सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सॉल्ट क्या है बेटा? हम लोगों को लगता है कि सॉल्ट का मतलब नमक होता है। ऐसा नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायन एंड एनायन के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट बोलते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल एमोनियम सल्फेट एक कैटायन और एक एनायन। राइट, एमोनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। फेरस सल्फेट एक कैटायन है, एक एनायन है। फेरस सल्फेट इज अ सॉल्ट। राइट, दूसरी चीज होती है बेटा डबल सॉल्ट। ओके, अब ऑब्वियसली उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स। डबल का मतलब टू होता है और सॉल्ट का मतलब सॉल्ट ही रहता है। राइट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स, जैसे एमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो फेरस एमोनियम सल्फेट, ठीक है, जिसको आप मोहर सॉल्ट भी बोलते हो। अब ये जो सॉल्ट और डबल सॉल्ट है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों में टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिर्फ एक है, विच इज आयनिक बॉन्डिंग। अगर आप सॉल्ट या डबल सॉल्ट को दोनों को आप एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो तो दे डिसोसिएट इनटू आयंस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती थी कि आयनिक बॉन्ड्स डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। तो अगर आप मोहर सॉल्ट को, फेरस एमोनियम सल्फेट को सॉल्यूशन में डालोगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो फेरस आयंस अलग हो जाएंगे, एमोनियम अलग हो जाएंगे, सल्फेट अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे सॉल्ट हो चाहे डबल सॉल्ट हो, दोनों कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू आयंस। राइट, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारी तीसरी कैटेगरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। राइट, दीज आर कंपाउंड्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इनमें दो तरीके की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, K2FeCN4। यहां पे जो फेरस है Fe2+, उसके साथ 4 साइनाइड लगे हुए हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों ये वाला बॉन्ड होता था, जैसे Fe2+ है, साइनाइड, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आयरन के साथ शेयर होंगे। आयरन और कार्बन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर ऐसा नहीं है कि आयरन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता था। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इसके और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दोनों ये दे रहा है। ठीक है, शेयरिंग हो रही है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सोर्स से आ रहे हैं। दिस इज व्हाट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। बेसिकली थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम शेयरिंग जो हो रही है वो एक ही साइड से हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन से ही आए थे। ओके, तो फेरस आयन के साथ 4 साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब Fe2+ के साथ 4 नेगेटिव लगाओगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2+, टोटल नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव, 2+ और -4, टोटल चार्ज इस स्क्वायर के अंदर कितना आया? -2 नेट चार्ज। -2 को बैलेंस करने के लिए बाहर दो हमने 2+ लगाया, K+, ये आयनिक बॉन्डिंग है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग है। राइट, अब अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं बच्चों, तो यार देखो आयनिक बॉन्ड तो टूट जाएगा, K+ आयंस अलग हो जाएंगे, पर आयरन और साइनाइड के बीच के बॉन्ड्स ये आयनिक नहीं थे। ठीक है, दीज बॉन्ड्स वर नॉट आयनिक बॉन्ड्स। अब ये आयनिक बॉन्ड्स नहीं थे, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटेगा। ओके, जो टूट जाए वो आयनिक बॉन्ड था। राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। तो अब होगा ये कि यार हम जैसे सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, वी गो फॉर सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों को आयरन का टेस्ट करना होता है, एल्यूमिनियम का टेस्ट करना होता है, लेड का टेस्ट करना होता है, अलग अलग केटायंस का टेस्ट करते हैं। अगर मैं मोहर सॉल्ट का सॉल्ट एनालिसिस करूंगा ना, तो आयरन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर आयरन है, आयरन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड के लिए सॉल्ट एनालिसिस करूंगा, इसमें आयरन का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। रीजन, क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री फेरस आयंस है ही कहां। इसमें तो फ्री फेरस आयंस है, इसमें फेरस आयंस फ्री हुए ही नहीं, Fe2+ आयंस है ही नहीं सॉल्यूशन में। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो सॉल्ट और डबल सॉल्ट में मैंने लिखा है दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस,
लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली विद वायलेंस। और सॉल्ट जो है और डबल सॉल्ट, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं अपने सारे आयंस के। जैसे मोर सॉल्ट की बात करो, इसमें आपका आयरन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, एमोनियम का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सल्फेट का भी पॉजिटिव आएगा। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें आयरन और साइनाइड का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, राइट, क्योंकि फ्री आयरन आयंस, फेरस आयंस और फ्री साइनाइड आयंस प्रेजेंट ही नहीं इस कंपाउंड में, ठीक। ये अब the next thing we have in this chapter is Werner's theory, right? Basically there's a scientist Werner जिसने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। बहुत पहले मतलब कितना पहले? इतना पहले जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, जब दुनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं सुनी थी, उस टाइम पे वर्नर ने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। बट ऑब्वियसली क्योंकि तब कोऑर्डिनेट वर्ड ही नहीं आया था, तो उसने टर्म्स कुछ और यूज करी थी। आओ देखते हैं इसने क्या टर्म्स यूज करी थी, ठीक है। सो द टर्म्स आर, वर्नर सेड देयर एग्जिस्ट कंपाउंड्स व्हिच हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, राइट। और आज के डेट में एज पर टुडे हम इनको टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। वर्नर ने इसी चीज को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोला, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब आयनाइजेबल वैलेंसी, वो बॉन्ड्स जो टूट जाए, ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, वो बॉन्ड्स जो नहीं टूट पाएंगे, ओके। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड्स टूट जाए वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो नहीं टूटते वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक बॉन्ड टूटते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटते। तो जिस चीज को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसी चीज को वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था, ओके, ठीक। और जिस चीज को हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, उसी चीज को इसने प्राइमरी वैलेंसी बोला था। अब ये देखो, देयर इज अ क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। 3 कंपाउंड्स A, B, C are reacted with excess silver nitrate and the following results are obtained। अब ये जो 3 कंपाउंड्स हैं A, B और C, तीनों का आप देखोगे फॉर्मूला तो सेम है, राइट। जब मैंने इसका रिएक्शन किया एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो मेरे को 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला, इसके साथ 1 मोल AgCl मिला, इसके साथ 0 मोल्स ऑफ AgCl मिला। हमें बताना है सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है हमें इन तीनों की, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगाओ, इसके साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, एक भी AgCl नहीं मिल रहा, एक भी AgCl नहीं मिल रहा। अब यार देखो, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का हमने पढ़ा, अगर हम बहुत सारा Ag+ यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सेस AgNO3 है, ठीक है। अगर हम बहुत सारा Ag+ यूज कर रहे हैं, उसको गलती से भी कोई क्लोराइड दे दिया, वो तो उसको फटाफट उठा के AgCl का वाइट PPT बना देगा, राइट। बेटा इस केस में एक भी AgCl नहीं मिल रहा, इसका मतलब एक भी क्लोरीन इससे बाहर नहीं निकल रहा, एक भी क्लोरीन इस ये लूज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड C है, ये कुछ ऐसा होता होगा, कंपाउंड C जो है, इट मस्ट बी लाइक दिस, सारे के सारे क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, तभी तो टूट नहीं रहे। अगर बाहर होता कोई भी क्लोरीन, तो फिर तो Ag+ उसको उठा ही लेता। तो इसका मतलब C जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें 6 बॉन्ड्स हैं, 6 के 6 नॉन आयनाइजेबल है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती होगी, ठीक है, ये, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी है 5। अगर ये एक AgCl बना रहा ना बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि एक क्लोरीन बाहर है, राइट। जितने भी क्लोरीन बाहर होंगे वो Ag+ उठा लेगा, राइट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम आपको बचपन में सिखाते थे, बेटा घर के बाहर रहोगे तो अनसेफ रहोगे, घर के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, अंदर रहोगे तो किडनैप नहीं होगे, बाहर रहोगे तो Ag+ आपको किडनैप कर लेगा। क्लोरीन के लिए वही सिचुएशन है, ठीक है, कि अगर क्लोरीन बाहर रहेगा तो Ag+ आके उसको उठा लेगा। तो सिर्फ 5 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो नहीं डिसोसिएट हो सकते, सेकेंडरी वैलेंसी 5 है। यहां पे क्योंकि 2 AgCl बन रहा था, इसका मतलब 2 क्लोरीन सिल्वर ने उठा लिए, 2 क्लोरीन उठा लिए, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर रहे होंगे, अंदर होते तो बच जाते, ओके। तो
अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल नॉन ब्रेकेबल बॉन्ड्स कितने हैं? 4। ओके, दिस इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में आयनिक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बोल के प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोल दिया था। बाकी बात तो नहीं थी घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए फर्दर कमिंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में देयर आर मल्टीपल रूल्स। सबसे पहला रूल ये है कि चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, कभी कभी क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर काउंटर आयन नेगेटिव होता है। कभी कभी उल्टा होता है, काउंटर आयन पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है। चाहे कुछ भी हो, एक रूल स्टैंडर्ड है, हम हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, राइट। अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, एनायन है, ओके, तो हम पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, बाद में इसकी बारी आएगी। और यहाँ पे पहले कैटायन इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा, बाद में एनायन का, बेस्ड ऑन दिस थिंग कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, एनायन का बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट, नेगेटिव पार्ट इज नेम्ड लेटर, ओके फाइन। नेक्स्ट, तो पहली चीज तो ये, इस केस में पोटेशियम पहले लिखा जाएगा और इस केस में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखते हैं यार? जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड्स का नाम आता है, बाद में मेटल एटम का नाम आता है, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, इनको हम लिगेंड बोलते होते हैं, राइट। ये देखो, these are the components of a coordination compound। बाहर जो लगा हुआ है चार्ज बैलेंस करने के लिए, ये काउंटर आयन है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आधा शेयर कर लेते हैं, इसको हम लिगेंड बोलते हैं। और ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे होते हैं तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे पहले साइनाइड लिखेंगे, बाद में निकल का नाम आएगा। यहाँ पे पहले एमोनियम, पहले अमीन और क्लोराइडो लिखा जाएगा, बाद में क्रोमियम की बारी आएगी जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी रोमन न्यूमेरल्स में। ये मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि कैसे होता है। अच्छा, और जो लिगेंड्स का नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। जैसे ये अमीन है, ये क्लोरिडो है, तो अमीन ए से शुरू होता है, तो हम पहले अमीन लिखेंगे, बाद में क्लोरिडो लिखेंगे, बिकॉज़ ए ऑब्वियसली एबीसीडी सबको आती है, ठीक है, कि ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो अमीन पहले लिखेंगे, क्लोरिडो बाद में लिखेंगे, ओके। अच्छा, अगर इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, तो मेटल के नाम के पीछे एक और सफिक्स लग जाएगा एट। जैसे ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है क्रोमियम, तो मैं क्रोमियम ही लिखूंगा, उसका नाम क्रोमियम है। लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जैसे कि निकल है, तो मैं निकल के लिए निकल नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा निकलेट, ओके। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाता है। यहीं पे क्रोमियम होता तो मैं क्रोमेट लिखता, ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम लिखूंगा, यहाँ पे क्रोमेट लिखूंगा। ये जो 8 लगाने वाला रूल है, ये सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, we use the suffix 8 after the name of the metal, okay। चलो एक और रूल भी है वैसे, पर ये जब आएगा तभी बताऊंगा, पहले जितने हमने पढ़ लिए उनको यूज करते हैं। एंड टू यूज दोस, अगर हमें ये टेबल नहीं आती ना किसी को, राइट, तो भूल जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो इस चैप्टर में। ये टेबल आपको एनीवे याद होनी चाहिए कि लिगेंड्स 3 तरीके के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स, राइट। नेगेटिव ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच है, इनका तो बनता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये तो करेंगे। न्यूट्रल वाले ऑब्वियसली कम है, और पॉजिटिव एक्सेप्शनली, यार जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव गेन करता है, नेगेटिव लूज नहीं करता, उसको खुद को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फाइन। बट चलो एक्सेप्शनली एक लिगेंड है नाइट्रोसोनियम, जो पॉजिटिवली चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये कुछ है न्यूट्रल लिगेंड्स है, अमीन, एक्वा, कार्बोनाइल, हाइड्राजीन, इथेन 1,2 डायमाइन, ओके। नेगेटिव लिगेंड्स का एक रूल है कि इनके नाम के पीछे O लिखा जाएगा। हम Cl- को बचपन से क्लोराइड लिख रहे हैं, अब लिखेंगे क्लोराइडो, इसको ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, नाइट्रिटो एंड नाइट्रिटो O, ओके। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज है और उसको हम क्या लिखते हैं, राइट।
ऑल्सो लिगेंड्स को अगर क्लासिफाई करना है तो एक साथ मैंने कर ही दिया यहाँ पे, ठीक है, कि लिगेंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स, कि लिगेंड्स को क्लासिफाई करने का तरीका एक ये भी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स। जैसे मोनोडेंटेट जिनकी डेंसिटी है 1, ओके, एक ही अटैकिंग साइट है, एक ही जगह से अटैक करते हैं, Cl माइनस, OH माइनस, Cl माइनस या Nc माइनस। अब जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको लग रहा होगा यार ये क्या स्कैम है, मैंने तो ये पढ़ा है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसकी तो 2 अटैकिंग साइट्स है। यार ठीक है 2 अटैकिंग साइट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करता है, दोनों एक साथ नहीं यूज करता। जो लोग 2 अटैकिंग साइट्स एक साथ यूज कर देते हैं इनको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड जिनकी डेंसिटी है 2, ओके। ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे इसके 2 एग्जांपल्स है, एक ऑक्सिलेटो और एक ये इथेन 1,2 डायमंड जिसको हम EN भी लिखते हैं, इनको हम किलेट लिगेंड्स भी बोलते हैं। किलेट का मतलब होता है रिंग, और जब ये रिंग फॉर्म होती है तो कंपाउंड थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा ना कि क्लोरीन वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या ऑक्सिलेट वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सिलेट वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो रिंग बना है, ओके। तो ये होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स, इनको किलेट लिगेंड्स भी बोला जाता है क्योंकि ये रिंग बना रहे हैं, राइट। तीसरी तरफ आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनकी डेंसिटी यू कैन से 3 और मोर, ओके। इसमें एक ही सबसे फेमस एग्जांपल है हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA जिसका 6 अटैकिंग साइट्स है। EDTA की फुल फॉर्म इथेन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ओके। कई बार पेपर में सिर्फ इंडिपेंडेंटली यही आया हुआ है, राइट द फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। तो इथेन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, इथेन मतलब 2 कार्बन 2 अमाइन है, और उनमें अमाइंस में बस हाइड्रोजन की जगह एसिटेट ग्रुप लगे हुए हैं हर जगह, ओके। तो EDTA का यूज क्या है? EDTA का यूज ये है, एक तो लेड पॉइजनिंग, राइट। अगर हमारी बॉडी में लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो हम आपको EDTA के इंजेक्शंस देते हैं, EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेता है लेड के साथ और प्रेसिपिटेट हो जाता है, आपकी बॉडी से लेड अलग हो जाएगा। सेकेंडली एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और टाइट्रेशन के थ्रू हम EDTA टाइट्रेशन करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर भी इसी से एस्टिमेट कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज है, कभी कभी रिसेंटली एग्जांपल पेपर का क्वेश्चन था व्हाट इज द यूज ऑफ EDTA इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। EDTA इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, कि वाटर कितना हार्ड है। फाइनली कमिंग टू द मेन थिंग जिसके लिए जो हमने शुरू किया था, ये नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने तुम्हें कहा था पहले काउंटर आयन लिखा जाएगा, बाद में पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाएगा, बाद में नेगेटिव। मुझे कैसे पता कि इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है? यार ऑब्वियसली K+ लिखा हुआ है बाहर, भाई पोटेशियम कोई वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट नहीं है, पोटेशियम K+ ही होता था, ओके। तो अगर बाहर पॉजिटिव लगा हुआ है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो पोटेशियम लिखो, क्योंकि रूल नंबर 1 वाज राइट द नेम ऑफ द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव पार्ट, ओके। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन का नाम लिखेंगे। द सेकंड रूल ये था कि अपना ये जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, बाद में मेटल एटम का नाम आएगा। तो पहले हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, ओके। मुझे कैसे पता इसके लिए साइनाइडो लिखना है? अभी वो टेबल आई थी पीछे, ठीक है। साइनाइडो लिख सकते हो, साइनेटो भी लिख सकते हो, चलेगा। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मैं आयरन नहीं लिखूंगा। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता था तो हम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाते थे, फेरेट, ओके। फेरेट के पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरल्स, मुझे कैसे पता इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है? सो हाउ डू आई नो? इस कंपाउंड में मैं मान लेता हूं, मुझे अगर नहीं पता आयरन पे कितना चार्ज है, मैं मान लेता हूं उसके ऊपर X चार्ज है, ठीक है। लेट चार्ज ऑन आयरन भी X। इस पूरे कंपाउंड में 3 पोटेशियम लगे हुए, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, ओके, प्लस 6 साइनाइड लगे हुए, इसका चार्ज +3, इसका X, और 6 साइनाइड लगे हुए, Cn- होता है। मैंने कहा था लिगेंड की टेबल याद करनी है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए साइनाइड ही होता है Cn-, ओके। कुल मिला के ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो बस 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = 3। अब x = 3 मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो हम आयरन में फेरेट के पीछे 3 लिख देते हैं इन रोमन न्यूमेरल्स एज पर द रूल, ये, ओके।
सिमिलरली यहां पे भी पहले काउंटर आयन लिखा जाएगा क्योंकि काउंटर आयन पॉजिटिव है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, ओके, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने एक रूल तुम्हें कहा था जब आएगा तब बताऊंगा। जैसे अब ये कंपाउंड है, इसका आप नाम लिख दोगे, अब इसमें तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो क्लोराइड लास्ट में लिखेंगे, ओके, ये वाला क्लोराइड जो है बाद में लिखेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, इस लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डायमाइन, ये दो बार आ रहा है, और इस लिगेंड का नाम है क्लोराइडो। तो डाइक्लोराइडो पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सी पहले आता है ई से, डाइक्लोराइडो डाई इथेन 1,2 डायमाइन, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे किया हुआ है यहाँ पे, निकल 3 क्लोराइड। पर यहाँ पे हम गलती ये कर रहे हैं, देयर इज वन मोर रूल कि जब लिगेंड के खुद के नाम में डाई लिखा हो, डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ लिखा हो, तो हम उसको बताने के लिए कि वो कितनी बार था, हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते, वी यूज द नॉमेनक्लेचर बिस ट्रिस टेट्रिस, ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं हम लोग। ये रहा, दिस इज द रूल नंबर 4। When name of ligand already includes use of di, tri, etc. जैसे एक ही लिगेंड है ऐसा जिसके खुद के नाम में डाई आता है, इथेन 1,2 डायमाइन, ओके, हमारे सिलेबस में वैसे और भी होते हैं, तो then prefix di, tri, tetra are not used, instead prefixes bis, tris, tetris are used। इस केस में ये वाले prefixes यूज होते हैं, ओके। चलिए आगे, coming to isomerism in coordination compounds। अब coordination compounds में isomerism किस तरीके से है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 तरीके की isomerism है, structural isomerism, सबसे पहले ब्रॉडली तो 2 हिस्से में क्लासिफाइड है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म फर्दर 2 तरीके की है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहां होती है, जब एम्बिडेंटेट लिगेंड आते हैं, जो कि अब जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, ये कार्बन से भी लिंक हो सकता है, वो नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है। यहाँ पे लिंकेज का फर्क है, जैसे NO2- ONO-, ये नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है, ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है। तो जैसे इस कंपाउंड में साइनाइड है, निकल और कार्बन, निकल और साइनाइड कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे निकल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो लिंकेज का फर्क है, राइट। जब भी एम्बिडेंटेट लिगेंड आ जाएगा, वी हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो डिफरेंट आयंस फर्निश करे, राइट। जैसे अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो सल्फेट और एक कंपाउंड बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्लोराइड और एक दूसरा आयन बनेगा, ओके। भले ही नेट फार्मूला दोनों का सेम है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको हम आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलेंगे। अब जैसे पेपर का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि गिव एविडेंस कि ये 2 कंपाउंड्स आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। यार जब ये डिसोसिएट होगा तो सल्फेट आयंस बनेंगे, क्लोराइड नहीं बनेंगे, और जब ये डिसोसिएट होगा तो क्लोराइड आयंस बनेंगे। तो यार ये तो मैं बहुत इजीली प्रूव कर सकता हूं, ये क्लोरीन का टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। मैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर लेता हूं दोनों का, यहां पे Cl- आयंस है बाहर, Ag+ इसको उठाएगा, Cl- को वाइट पीपीटी बनाएगा, पर यहाँ पे कोई Cl- आयंस नहीं है बाहर, तो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बन रहा। एक जगह पीपीटी बन रहा है, एक जगह पीपीटी नहीं बन रहा। ये बात क्लैरिफाई हो जाती है इससे कि अपना इन दोनों ने अलग अलग आयंस फर्निश किए थे, ओके। तो दीज आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या फिर ये वो आइसोमर्स हैं जो इस बात पे डिफर करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो जब भी आपको कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में मिले, आप उनके आयंस एक्सचेंज कर दो। जैसे सिल्वर यहां था, सिल्वर को आगे कर दो, कॉपर को पीछे कर दो। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। इसमें कॉपर था अमोनिया के साथ, इसमें सिल्वर है अमोनिया के साथ, या सिल्वर था साइनाइड के साथ, या कॉपर है साइनाइड के साथ, ठीक है। लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या, these are isomers which differ in role of H2। एक जगह आपको H2 लिगेंड का काम करता नजर आएगा, दूसरी तरफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कमिंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आती है बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब ये
जब सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, जैसे दोनों ए सेम साइड है, दोनों बी सेम साइड है, इसे सिस आइसोमर बोलते हैं। लेकिन जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड्स होंगे, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, ओके, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांस। ये यार स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तो बन गए हैं, पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके का होता है, समथिंग लाइक दिस, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा होता है, ठीक है। दिस इज हाउ अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड लुक्स लाइक, फाइन। अब इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो यार, इनमें से मैं किसको कहूं, कौन इसके साथ है, कौन इसके ऑपोजिट है, राइट। इसके रिस्पेक्ट में तो तीनों बॉन्ड सेम ही है ना, क्या फर्क है? कोई है जो इसकी साइड है, कोई है जो इसके ऑपोजिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो नथिंग एज सच, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके। इसमें कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर में हो सकती है, फाइन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Mn6, इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे, जैसे Ma4B2 टाइप। अब चारों A साथ लगा दो, दो B साथ लगा दो, ये सिस आइसोमर हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड। यहां पे B के ऑपोजिट B, A के ऑपोजिट A के ऑपोजिट A, ट्रांस। कि जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होंगे, इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट, Ma3B3 टाइप, ओके। इसमें क्या है, इस केस में, सिर्फ इस केस में हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को फेशियल और मेरीडायनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, फैकमर आइसोमर्स भी बोलते हैं, राइट। अगर तीनों A सेम साइड है, तीनों B सेम साइड है, तो इसको सिस आइसोमर बोलेंगे या फेशियल आइसोमर बोलेंगे। अगर A के ऑपोजिट A है, B के ऑपोजिट B है, इसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं या मेरीडायनल आइसोमर बोलते हैं, फाइन। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ किलेट लिगेंड्स, ठीक है, किलेट लिगेंड्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पे रिंग फॉर्मेशन हो, ठीक है। किलेट लिगेंड मतलब वो लिगेंड जो रिंग फॉर्म करते हैं, ओके। बाइडेंटेरिक लिगेंड्स हो गए, दो पढ़े थे हमने ऐसे, ऑक्सलेट और इथेन 1,2 डायमाइन, राइट। तो जैसे ये निकल के साथ दो अमोनिया लगे हुए हैं और दो इथेन 1,2 डायमाइन। अगर मैं दोनों NH3 को सेम साइड रखूं और दोनों EN को सेम साइड रखूं, तो ये सिस आइसोमर है। और NH3 के ऑपोजिट NH3, EN के ऑपोजिट EN, ये ट्रांस आइसोमर है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बीच में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी एंट्री कराएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये पूछा जाएगा कि बताओ कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो दैट मींस उसके भी दो वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो। ऑब्वियसली वो हम पेन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बट इट एग्जिस्ट्स, ओके। ये तो अब प्रिडिक्टिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है बच्चों कि कायरल कार्बन वो होता है, कायरल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन वो होता है जिसके चार बॉन्ड्स होते हैं, चारों अलग, ये राइट, जिसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल ही अनसिमेट्रिकल है भाई। चार बॉन्ड्स है, चारों अलग अलग। यहां पे भी जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा ना, वो एक्टिव नहीं होगा, वो तो इनएक्टिव है। जो अनसिमेट्रिकल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल चीजें ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो अब मैं इन दोनों में से जानना चाहता हूं कि कौन सिमेट्रिकल है, कौन अनसिमेट्रिकल है, कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है। इसके लिए मैं दोनों की मिरर इमेज बना लेता हूं। अब ट्रांस आइसोमर की तो मिरर इमेज सेम ही बन रही है। जिसकी मिरर इमेज सेम बन रही है, इसका मतलब उसको चाहे इधर से देखो इधर से देखो एक जैसा ही है, इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। और अगर वो सिमेट्रिकल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेयरएज अगर मैं सिस आइसोमर को देखूंगा तो इसकी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। अब क्योंकि नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसको सुपरइम्पोज नहीं कर रहा। इधर से देखो और इधर से देखो सेम नहीं है, ठीक। चलिए अब ऐसे ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, प्रेडिक्ट वेदर ट्राइऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और मिरर इमेज बना के देख लो। अगर मिरर इमेज सुपरइम्पोजेबल बनती है तो इसका मतलब वो इनएक्टिव है, लेकिन यहां तो नहीं बन रही है, इसका मतलब ये एक्टिव, ओके। अब now coming to the next theory which will help us in predicting the shapes, right? This theory is known as VSEPR theory, ठीक है। इस थ्योरी को हम VSEPR थ्योरी बोलते हैं, बैलेंस शेप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
ठीक, क्या है बेटा इस थ्योरी में कि Ml4 मेटल के साथ जब 4 लिगेंड लगेंगे तो वो कंपाउंड देखने में फिर 4 लिगेंड तो यार टेट्राहेड्रल वे में भी अरेंज हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी अरेंज हो सकते हैं। ओके, अच्छा एक एक थोड़ा सा वापस चलते हैं, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक, कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल, इस कंपाउंड के कितने आइसोमर पॉसिबल। इसके तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि 2 आइसोमर पॉसिबल है, राइट। इसमें सिस ट्रांस तो नहीं बता पाओगे। अब आप इसमें क्या सिस और क्या ट्रांस, सारे ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट ही फाइल पाइए क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप फिर भी कहोगे कि इसके 2 आइसोमर हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन डेक्स्ट्रो कौन लेवो, बट इसको हम सिस ट्रांस तो नहीं बता पाएंगे, इसको डेक्स्ट्रो लेवो बोल पाएंगे, फाइन। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हैं, तो बच्चे 2 आइसोमर लिखाते हैं कि एक सिस एक ट्रांस। बेटा समझ गए, एक तो ये ट्रांस, और इसको आप एक नहीं काउंट करोगे, इसको आप 2 काउंट करोगे क्योंकि इसकी 2 वेरिएशंस थी ना, इसकी 2 वेरिएशंस थी। ये इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, कोई एक लेवो होगा। तो जब भी आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा ना बच्चे, तो आप हमेशा यही बोलोगे कि वो 2 आइसोमर्स हैं, ठीक है। जैसे ये इस कंपाउंड के कोई मेरे से टोटल आइसोमर्स पूछेगा, मैं उसको 3 बताऊंगा, ओके, कि 2 तो यही होंगे सिस ट्रांस। अब मैं इसको एक नहीं गिनूंगा, इसको मैं 2 गिनूंगा क्योंकि इनमें से एक डेक्स्ट्रो है एक लेवो है, ओके। तो टोटल आइसोमर्स आर 3। अच्छा वापस चलते हैं इस पे कि मुझे कैसे पता कि कंपाउंड मुझे टेट्राहेड्रल बनाना है या मुझे स्क्वायर प्लेनर बनाना है। जब भी मेटल के साथ 4 लिगेंड हो, मुझे क्या पता कि कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये क्योंकि उस पे डिपेंड करेगा ना कि वो आइसोमर्स बनाता भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या नहीं। क्योंकि अगर वो टेट्राहेड्रल हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात ही खत्म हो जाएगी, वो तो सिमेट्रिकल होता। हाउ डू आई नो? वी नो दिस बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 तो वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो वो टेट्राहेड्रल बनेगा। और जब भी आपको मेटल के साथ 6 लिगेंड दिखे तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। बेटा हमारे सिलेबस में यही 4 हाइब्रिडाइजेशन, आप ये एज्यूम कर लो कि इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका इस 4 के अलावा कुछ आंसर आ रहा है ना, तो आपका आंसर 100% गलत है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करके हमें ये आंसर लाना है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक। जब हमारा डायरेक्टली सारे रूल्स फॉलो करके इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा होगा तो दैट मींस उस कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि आंसर तो इसी में से आना है, आंसर कुछ और नहीं हो सकता, ठीक। अब मैं एक और क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ लिगेंड्स की कि 2 तरीके से लिगेंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स को मैं इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं, ठीक है। पेयरिंग कहां होगी कैसे होगी आगे बात करते हैं, बट अभी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते। मुझे कैसे पता कि हम कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन से लिगेंड वीक फील्ड है? तो बेटा आप लोगों को पता ही है, आइनॉक्स को पता ही है, मूवी देखने जाते हो। अब थोड़े टाइम के लिए आइनॉक्स को भूलो और सीनॉक्स को याद करो, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, राइट। कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर ये दोनों आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर आते हैं वीक फील्ड लिगेंड में। कार्बन डोनर जैसे कि कार्बोनाइल, साइनाइड, ये सब स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन डोनर एमीन, EN, आइसोसाइनाइड। ऑक्सीजन डोनर H2O, ऑक्सलेट, या हैलोजन डोनर क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब वीक फील्ड में आते हैं, ओके। अब एक एग्जांपल ले लो, देखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, NiCl4 नेगेटिव, NiCl4 नेगेटिव, देखने में बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं लेकिन है नहीं, ओके। क्या फर्क है दोनों में? यहां पे भी निकल है सेंट्रल मेटल एटम और यहां पे भी निकल ही है सेंट्रल मेटल एटम। तो निकल में तो एटॉमिक नंबर 28 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8, ओके। दोनों तरफ निकल ही था, कुछ और थोड़ी था। तो
मैंने यहाँ पे भी निकल के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी कैलकुलेट किया, दोनों ही जगह निकल का चार्ज आया 2 पॉजिटिव, दोनों ही जगह पे निकल का चार्ज 2 पॉजिटिव निकल के आया। ओके, निकल 2 पॉजिटिव मतलब ये 4s038 जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं तो हम पहले आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं ना, फोर्थ शेल से रिमूव करेंगे, बाद में थर्ड शेल की बारी आएगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 4s038 हो गया, यहां पे भी 4s038 हो गया, अभी तक दोनों जगह सेम चल रहा है। पर अब एक जगह है जो लिगेंड है वो कार्बन डोनर है, साइनाइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, ये रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता था ये तो, और दूसरी तरफ है क्लोराइड जो कि वीक फील्ड में आता है। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, 8 इलेक्ट्रॉन के 4 जोड़े बना देगा। ऐसे नहीं है जब दो लास्ट में ऐसे खाली घूम रहे थे, कहते हैं तुम क्या अलग अलग घूम रहे हो, तुम भी ऐसे कपल ना बोल, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसने जोड़े बना दिए जिसकी वजह से एक खाली स्पेस क्रिएट होगी, पर ये वीक फील्ड लिगेंड है कि जो जैसा है रेड को, ठीक है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, इट विल नॉट कॉज पेयरिंग। फाइन, अब यहां पर मुझे 4 साइनाइड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा निकल के साथ, तो ये वाला साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी 2, ये भी 2। ओके, अब यहां पे भी 4 क्लोरीन थे जो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर आए, ये फर्क ये है, यहां पे एक स्पेस क्रिएट हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए थे, और यहां पे वो स्पेस क्रिएट नहीं हुआ, यहां पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है। ओके, तो अब होगा क्या, जब ये वाला कंपाउंड बना तो हमने फोर्थ शेल के साथ साथ, वैलेंस शेल के साथ साथ इनर डी शेल भी यूज किया, थर्ड शेल का डी सब शेल यूज कर लिया हमने, ठीक है। जब फोर्थ शेल बैलेंस है 1 2 3 4, फोर्थ शेल के साथ साथ हमने थर्ड शेल भी यूज कर लिया बॉन्डिंग में। यहां जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमने इनर शेल यूज कर लिया, ठीक है। वी हैव यूज्ड, बाहर वाले शेल को, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, वैलेंस से अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। तो हमने ना पेनल्टीमेट शेल यूज कर लिया है, तो इसको मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, आई कॉल इट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये और हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, ओके, एक D एक S और 2 P यूज हुए। अब D इनर D यूज हुआ तो इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं, ओके, यहां पे तो D यूज ही नहीं हुआ, sp3, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां की हाइब्रिडाइजेशन DsP2, यहां की sp3। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, तो DsP2 है स्क्वायर प्लेनर, sp3 था टेट्राहेड्रल। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दिख रहे हैं अनपेयर्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बेटा जब भी 0 या फिर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैं बोलूंगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पर यहां पे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को दिख ही रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो तो मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलता हूं। तो जो 2 कंपाउंड्स बहुत ही सिमिलर लग रहे थे बोलने में, NiCN42 नेगेटिव और NiCl42 नेगेटिव, एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अलग हैं, ठीक है। ये DsP2 हाइब्रिडाइज है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है, लो स्पिन है, वो हाई स्पिन, ठीक। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, ठीक, जहां पे हम कुछ ना कुछ, अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम गलत आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या है एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में। सबसे पहले क्रोमियम के साथ 6 NH3 3 पॉजिटिव, मैं इसको सबसे पहले नॉर्मल रूल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्रोमियम कॉन्फिगरेशन 4s1 3d5, अगर उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो 4s0 3d3, ठीक। अब ये जो क्रोमियम है 4s0 3d3, क्या सीन है उसका कि अब NH3 के साथ लगा हुआ है, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने यहां पे पेयरिंग करा दी, ठीक है, अगर NH3 यहां पे पेयरिंग करा देगा तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, सिचुएशन तो ये क्रिएट हो जाएगी, ये 3D खाली हो गए, तो
3 लिगेंड यहां चले जाएंगे, 1 2 3, एक यहां 4 5 6, ऐसे तो 3 डी यूज होगा बेटा, D3sp2 आ गया मेरा तो आंसर। और मैंने क्या कहा था, अगर आपका कोई ऐसा आंसर आए तो इसका मतलब आपने गलत किया है, ये आंसर होता ही नहीं है। ठीक, तो सही आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस केस में NH3 को वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करूंगा, दैट इज ये पेयरिंग नहीं कराएगा। और अगर ये पेयरिंग नहीं कराता तो सिंपल है, फिर तो डी में 2 ही जगह है, आंसर आता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये आंसर हो सकता है। तो वैसे तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था, वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सबसे खराब एक्सेप्शन MnCN6 3 नेगेटिव। ओके, इसमें क्या है बच्चे, MnCN6 3 नेगेटिव में इसमें आप साइनाइड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करोगे तो आपका आंसर D3sp2 आएगा, पॉसिबल नहीं है। वीक फील्ड की तरह ट्रीट करोगे तो DsP3D आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको आधा स्ट्रॉन्ग आधा वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे, कि 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 को पेयर कर देता हूं, 2 को नहीं करता, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किए, 2 नहीं किए। ओके, तो जाके मेरा आंसर आ रहा है D2sp3, ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन। फाइन, देन निकल टेट्राकार्बोनाइट, दिस इज आल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में BSEPR थ्योरी गलत प्रूव हुई थी, क्योंकि BSEPR थ्योरी ये कहती थी कि मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल और लिगेंड में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। यहां से प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल के ऊपर भी 0 चार्ज है और लिगेंड के ऊपर भी 0 चार्ज है। अब न्यूट्रल चीजें भी अगर कॉम्प्लेक्स बना रही है तो इससे तो ये बात प्रूव हो जाती है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, पर पॉइंट ये है, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d8, लेकिन s के बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो हम s वाले इलेक्ट्रॉन उठा के d में डाल देते हैं, राइट, जिससे d पूरा भर गया, लेकिन 4s में जगह क्रिएट हो गई। अब मुझे 4 कार्बोनाइड लिगेंड एडजस्ट करने थे, 1 यहां गया, 3 यहां गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। फाइन, इसके बाद शुरू होती है हमारी एक थ्योरी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कमिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली दिस इज द थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड। ओके, हमने इतना सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा, लेकिन अभी तक इस बारे में बात नहीं करी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं। तो उसका पहला प्राइम रीजन तो ये है कि यार सारी d ऑर्बिटल ही सेम नहीं होती। एक्चुअल में जो d ऑर्बिटल्स होती है ना, 2 तरीके की होती है, T2g ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस dxy, dyz, dzx, एंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस dx2 to y2, dz2। तो इसको हम 2 हिस्से में बांटते हैं, T2g एंड EG ऑर्बिटल्स, the ones which are present between the axis and the ones which are present on the axis। ठीक, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, 2 तरीके के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें ज्यादातर बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एक्सिस। ये एक बॉन्ड बन रहा है वाई एक्सिस पे, पर ज्यादातर बॉन्ड्स बिटवीन द एक्सिस। अब यार सिंपल सा रूल है कि स्कूल में आप और आपके कुछ फ्रेंड्स मिलकर कुछ नुकसान कर देते हो, कुछ तोड़-फोड़ देते हो, ठीक है, तो ज्यादा डांट किसको पड़ती है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज जो पहले दिख जाए। ठीक है, ज्यादा डांट उसको पड़ती है जो पहले दिख जाता है, जो बाद में आता है वो बाद की बाद में बात ढल जाती है। ठीक है, लेकिन जो पहले आता है उसको ज्यादा डांट पड़ती है, जिसको ज्यादा डांट पड़ती है उसको फिर ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों, राइट, उसको और एनर्जी बढ़ जाती है कि मेरे को ही डांट पड़ती रहती है। तो यहां पे भी यही होता है, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि अभी मैंने शो किया था कि ज्यादातर बॉन्ड्स बिटवीन द एक्सिस है। तो जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है तो उसको कौन सी ऑर्बिटल्स दिखेंगी? जो बिटवीन द एक्सिस है। कायदे से लिगेंड को गुस्सा इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन पहले ये दिखे, तो अब इसको ज्यादा डांट पड़ेगी, ये ज्यादा रिपेल होगा। फाइन,
तो ये वाली ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगी, जो ज्यादा रिपेल होगा उसकी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, और जो कम रिपेल होगा उसकी कम एनर्जी बढ़ेगी। होता ये है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए आपको इसको हीट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, या एक्टिवेट करना पड़ता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। पर ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ी थी? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब ये T2G। ओके, तो T2G की एनर्जी ज्यादा बढ़ी, Eg की कम बढ़ी, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हम G लिखते नहीं। ओके, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन T2 एंड E ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, या फिर डेल्टा T। ओके, तो पहली बात, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ये जो सारी की सारी d ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम नहीं है। किसी को ज्यादा रिपल्शंस मिली, किसी को कम रिपल्शंस मिली, ये d ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गई। ओके, इसलिए इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, या फिर ये जो एनर्जी है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में सारे बॉन्ड्स ना एक्सिस पे ही बनते हैं। ओके, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे समझ लो, दो बॉन्ड्स एक्स एक्सिस पे, दो जेड एक्सिस पे और दो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में सारे बॉन्ड्स एक्सिस पे बनते हैं। अब क्योंकि सारे बॉन्ड्स एक्सिस पे बनते हैं, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, तो लिगेंड जब आ रहा है तो उसको पहले ये दिखेंगे ऑन द एक्सिस, क्योंकि लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है तो उसको ये दोनों दिखेंगे, और ये दोनों दिखेंगे तो इनको ज्यादा डांट पड़ेगी, ये ज्यादा रिपेल होंगे, ये ज्यादा रिपेल होंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस में Eg ऊपर है, T2G नीचे है। फाइन, अब यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है इसको भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम डेल्टा O लिखते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड में डेल्टा T लिखते हैं। ओके, अब इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है? इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कुछ इस तरीके से अफेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा स्प्लिटिंग कर देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट कर देता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड बहुत ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट नहीं करता। ओके, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? सुनिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्रिएट्स लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो ये बहुत अनस्टेबल है और ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो, और कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये बहुत ज्यादा फेवर्ड है और बहुत ही अनफेवर्ड है। ओके, तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन हियर नाउ? होगा ये, इसको आप ऐसे समझो, आपको कभी किसी ने डेस्टिनेशन वेडिंग पे इनवाइट किया, एंड डेस्टिनेशन वेडिंग पे इनवाइट करके उसने पूरा होटल बुक किया हुआ, ठीक है, उस होटल में ग्राउंड फ्लोर पे घूम जाए, फर्स्ट फ्लोर पे घूम जाए, उसने चलो ग्राउंड और फर्स्ट बुक किया हुआ। अब जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स है वो बहुत ही अच्छे, फर्स्ट फ्लोर के रूम्स बहुत ही अच्छे, ठीक। तो सब गेस्ट यही करेंगे ना, सब लोग आते जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर को ऑक्यूपाई करते जाएंगे। जब तक ग्राउंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाई नहीं होगा, कोई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। ओके, नीचे बहुत ही बढ़िया, ऊपर बहुत ही घटिया, तो सब लोग पहले अच्छे वाले रूम तो ऑक्यूपाई करते जाएंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा। लेकिन यही अगर सिमिलर ही रहे क्वालिटी, रूम की क्वालिटी, तो लोग साइमल्टेनियसली, कोई नीचे कोई ऊपर, साइमल्टेनियसली रूम्स फिल होते जाएंगे, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे, जब तक ये पूरे फिल नहीं हो जाते हम ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर फिल करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G5 Eg0, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट यही अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात चल रही होती, वीक फील्ड लिगेंड में इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। ओके, वीक फील्ड लिगेंड में हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर मैं D5 की बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D5 ऑक्टाहेड्रल, इट वाज T2G5 Eg0, लेकिन वीक फील्ड टेट्राहेड्रल में इट इज T2G3 Eg2। ओके, यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता। ओके, लेकिन ये तो वीक फील्ड है,
तो अब 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंस आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सारी कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई है कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, पहले जब तक T2G पूरा नहीं भर जाता, T2G 6 नहीं हो जाता, तब तक EG भरना शुरू ही नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे जब तक E4 पूरा नहीं हो जाता 1 2 3 4, तब तक T2 बारी ही नहीं आएगी। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में ये सब साइमल्टेनियसली भरे जाएंगे। T2G 1 2 3, ठीक है, जैसे ही ये 3 भरे 1 2 3, चौथा ऊपर भरा जाता है T2G 3 EG 1, ऐसे जैसे ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो D1 D2 D3 D8 D9 D10 ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो चाहे वीक फील्ड ले लो। जैसे D8 D9 D10 आप इसमें देख लो ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड में 6 2 6 3 6 4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होता तो भी 6 2 6 3 6 4 ही होता, कोई फर्क नहीं था। ऐसे ही टेट्राहेड्रल में D1 D2 और D7 D8 D9 D10 कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होते हैं। देयर इज अ फार्मूला, कभी-कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम सेम हो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज 4/9 टाइम्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। आगे बढ़ते हैं जहां से हम शुरू हुए थे, रीजन फॉर कलर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, वो भी इसी थ्योरी ने समझाया था। कैसे, इससे बोला कि क्या होता है ना कि क्योंकि सारे d ऑर्बिटल सेम तो होते नहीं, तो होता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी d सबशेल में होता है वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है हायर एनर्जी d सबशेल में। ठीक है, पर ऑब्वियसली हायर एनर्जी d सबशेल स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है सॉरी, फिर वो वहां से वापस आता है। यार अब कोई भी चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आएगी, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और हर एनर्जी एमिटेड की कोई वेवलेंथ तो होती है। अगर ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ गई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो इसका मतलब हमें कलर, क्योंकि ये तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ है, तो इसका मतलब वो विबग्योर में से कोई लाइट एमिट कर रहा है, विबग्योर में से कोई एक लाइट एमिट करेगा तो हमें तो कलर नजर आएगा। ओके, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर डी से लोअर डी में आया, इसी चीज को हम डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। वी कॉल दिस थिंग डीडी ट्रांजिशन। लिखते कैसे, when higher energy d orbital electron transits back to a lower energy d orbital, it loses energy whose wavelength corresponds to the visible region, therefore colors are observed. This is known as the DD transition. Last topic of the chapter, bonding in metal carbonides, जिसको हम synergic bonding भी बोलते हैं। या देखो कार्बोनाइल लिगेंड है, ठीक है, इसको ऐसे समझो तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ही कमजोर सा दोस्त है, ठीक है, मरियल से सबके दोस्त होते हैं, फाइन। तो कल वो तुम बीमार हो गए, वो मरियल सा दोस्त जिसको खुद को कभी भी फेंट हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है, वो आके कहता है मैं खून देता हूँ, तो यार डॉक्टर मना कर देगा ना कि भाई आप मत दो, कि आप खून दोगे हमें आपको वापस 2 बोतल देना पड़ेगा, राइट। कार्बोनाइल भी ऐसा है, खुद गरीब है लेकिन इसको यह है कि मैं दूसरे का भला कर दूं, ठीक। खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 4 अपने हैं, उससे 2 ऑक्सीजन से शेयर करिए 6 हो गए। अब ये क्या कर रहा है कार्बन, कार्बन के पास देखो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की 1s2 2s2 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लिए, ठीक है। अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली पड़ी है, इसके पास है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, पर कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा मेटल को। ये अब ऐसे तो मेटल को इस पे तरस आ जाता है, मेटल कहता है इसके पास खाली p ऑर्बिटल पड़ी है, क्या गरीब आदमी से मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वापस देता हूं, तो मेटल अपनी d ऑर्बिटल से उठा के कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। दिस इज द ओनली केस जहां पे मेटल को किसी पे तरस आ जाता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लिए थे कार्बन से लेकिन उसको वापस देता है, भाई तू रख, ओके।
तो ये जो बॉन्डिंग हुई है ना, ये जो वापस दिए मेटल ने इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या फिर डी पाई बॉन्डिंग, ओके, आल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग। फाइन। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी बन गया। अब क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स पास पास आ जाएंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, बॉन्ड्स पास पास आ गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ठीक, this is bonding in metal carbonyl. Talking about some of the questions of this chapter, जैसे ये, which of them then will emit light of longest wavelength? इन चारों में से longest wavelength light कौन emit करेगा? अगर हम ध्यान से देखें, साइनाइड कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हैलोजन डोनर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था CNOX, CNOX। फाइन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, थोड़ा सा वीक, उससे वीक, सबसे वीक, ओके। बेटा अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो वो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। लिगेंड की स्ट्रेंथ ये है, साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर NH3, फिर H2O, फिर Cl। अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा, जो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर भी यही है। अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, जो एनर्जी ज्यादा गैप क्रिएट करेगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ का फिर क्लोराइड सबसे आगे आएगा। ठीक। नेक्स्ट, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जिसमें किलेट लिगेंड आ जाए? बताया था थोड़ी देर पहले, ये भी फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की दे रखी है 18,000। तो बताओ टेट्राहेड्रल वाले की कितनी होगी? जब मेटल और लिगेंड सेम है दोनों में तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो डेल्टा T इज 4/9 डेल्टा O तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। हाउ डू आई नो ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है? दिख रहा है बेटा, मेरे में कॉमन सेंस है कि यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए तो ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ 4 लगे हुए तो ये टेट्राहेड्रल है, ओके। तो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इट विल बी 4/9 टाइम्स इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दिस। तो 4/9 डेल्टा O 4/9 into 2000 18,000, दिस कम्स आउट टू बी 8,000। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स अलग-अलग कलर के क्यों होते हैं? इसका और इसका कलर अलग होगा। अरे भाई उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस अलग-अलग है, उसमें 18,000 है, इसमें 8,000 है, दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है, एनर्जी अलग है तो वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो कलर अलग है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं है, ठीक है। गिव रीजन, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में बहुत कम है। CFSC की वैल्यू बहुत कम रह जाती है, 4/9 टाइम्स, मतलब हाफ से भी कम। अब क्योंकि CFSC कम है इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है सारे। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं कराएगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेयरिंग नहीं कराएगा मतलब इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम रह गई। और जो पेयरिंग नहीं कराएगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भरे जाएंगे, जब सीधे सीधे भरे जाएंगे तो फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगा। ये गिव रीजन। CO2+ इजीली CO3+ बन जाता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CO2+ बना के देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CO2+ ऐसे बनता है, T2G6 Eg1। यार ये खुद ही नहीं सोचेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूं, एग्जैक्टली फुली फिल्ड T2G सबशेल बन जाएगा, एग्जैक्टली फुली फिल्ड बन जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द रीजन CO2+ इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मतलब CO2+ है, CO3+ बन जाता है, CO3+ बन जाता है मतलब इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। So I think that's it. That's all about coordination compounds.